नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज बिहार के चुनाव में फिर खून खराबा हुआ। आज फिर बाहुबली आपस में टकराए। आज फिर जातियों का संघर्ष देखने को मिला। मोकामा में जन सुराज के सपोर्टर की हत्या के बाद आज फिर फायरिंग हुई, फिर पत्थर चले, फिर गाड़ियां तोड़ी गई, फिर लाश पर राजनीति हुई और लाशें गिराने की धमकियां दी गई। आज दुलारचंद यादव का अंतिम संस्कार हो गया, लेकिन इससे पहले दुलारचंद की डेड बॉडी को लेकर जा रही गाड़ी पर पथराव हुआ। आरजेडी के उम्मीदवार बाहुबली सूरजभान की वाइफ वीणा देवी की गाड़ी को तोड़ा गया, उस पर गोलियां चलाई गई। दुलारचंद की हत्या का आरोप बाहुबली अनंत सिंह और उनके सपोर्टर्स पर है। अनंत सिंह जेडीयू के उम्मीदवार हैं, लेकिन अनंत सिंह का कहना है कि दुलारचंद की हत्या चुनावी फायदे के लिए सूरजभान ने करवाई। उनका आरोप है कि ये आरजेडी का खेला है, लेकिन सूरजभान का कहना है कि मामला बहुत गंभीर है, रिटायर्ड जज से इसकी जांच करानी चाहिए। अनंत सिंह और उनके रिश्तेदारों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज हो गई है, लेकिन क्या अनंत सिंह को गिरफ्तार किया जाएगा? मोकामा में बाहुबलियों के वर्चस्व का झगड़ा क्या जातियों की लड़ाई है? क्या अनंत सिंह और सूरजभान का टकराव इसलिए हुआ कि दुलारचंद की वजह से उनके चुनावी समीकरण बिगड़ने लगे थे? दुलारचंद की हत्या से वोटों का फायदा किसे होगा? आज तेजस्वी यादव ने पूछा, क्या यही सुशासन है? कहां है पुलिस? कहां है कानून व्यवस्था? मोकामा में आज क्या क्या हुआ, इस वक्त वहां हालात कैसे हैं, यह मैं आपको दिखाता हूं। आज मोकामा में सुबह सुबह तो मौत का सन्नाटा था, लेकिन जैसे ही दिन चढ़ा सियासी गर्मी बढ़ी। मोकामा में सुबह से बारिश हो रही थी, लेकिन लोगों के दिमाग गर्म थे। करीब 10 बजे जब दुलारचंद की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा रहा था, तो रास्ते में अनंत सिंह के समर्थक और दुलारचंद के समर्थक एक बार फिर आमने सामने आ गए। जिस गाड़ी पर दुलारचंद की डेड बॉडी थी, उसको घेर कर चल रहे लोगों ने अनंत सिंह के खिलाफ नारेबाजी की। इससे अनंत सिंह के सपोर्टर्स नाराज हो गए। कुछ देर के बाद पत्थरबाजी शुरू हो गई। आरोप है कि अनंत सिंह के समर्थकों ने डेड बॉडी ले जा रही गाड़ी पर पत्थर फेंके। इसके बाद जवाबी हमला हुआ और मातम के माहौल में जंग का मैदान बन गया। आमतौर पर मर्डर की वारदात के बाद अपराधी भाग जाते हैं। जिस शख्स की मौत हुई हो उसके परिवार वाले शोक में डूब जाते हैं, लेकिन मोकामा में ऐसा नहीं दिखा। आज भी मोकामा में पत्थरबाजी हुई, आज भी लाठी डंडे चले और पत्थरबाजी की वजह से पोस्टमार्टम में देरी हुई। असल में दुलारचंद की हत्या उनके पैतृक गांव तारताड़ के पास हुई थी, जो मोकामा विधानसभा सीट में आता है, और उनका पोस्टमार्टम किया गया बाढ़ विधानसभा के सब डिविजनल हॉस्पिटल में। तारताड़ गांव से हॉस्पिटल की दूरी करीब 25 किलोमीटर है। उनका शव आज सुबह 10 बजे पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। हजारों लोगों का काफिला साथ चल रहा था। बीच बीच में गाड़ी को रोककर दुलारचंद को श्रद्धांजलि दी जा रही थी। फिर पत्थरबाजी भी हुई, इसलिए शव को हॉस्पिटल पहुंचने में देरी हुई। शाम करीब 5 बजे पोस्टमार्टम खत्म हुआ। शव परिवार वालों को सौंप दिया गया और अब से थोड़ी देर पहले भारी सुरक्षा के बीच दुलारचंद का अंतिम संस्कार भी हो गया। इस दौरान दुलारचंद के ग्रैंडसन की शिकायत के आधार पर पुलिस ने दुलारचंद की हत्या के मामले में अनंत सिंह के अलावा उनके 2 पोतों रणवीर और कर्मवीर समेत 5 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की है। अब पुलिस मामले की जांच करेगी। अनंत सिंह का इस हत्या में कोई हाथ है या नहीं, ये तो जांच की बात पता लगेगा, लेकिन दुलारचंद यादव के समर्थक मानकर बैठे हैं कि हत्या अनंत सिंह ने ही करवाई। जानबूझ के मारा है, नहीं बचेगा, ये बता देते हैं। मैं चाचा को मारा है, लोग गाड़ी चढ़ा है हम लोग पर। अनंत सिंह के आतंकवादी के सामने हम लोग क्या कर सकते हैं? जो अनंत सिंह आतंकवादी है ना, है ये
इसको बाहर निकाल करके सांड छोड़ दिया है। इसको बताइए, ऐसा ढकरले चल रहा है इधर उधर। वहाँ पे जो घटना हुआ ये अनंत बाबू खुद किए हैं, खुद गोली मारे हैं वो, और उनका जो साथ है करमवीर वगैरह ये सब है, वो रड से मारा है उनको और उन पे ये जन्मदान दिया गया है। ये जो हुआ है तो हम लोग यादव समाज से हैं, हम लोग सुन के बहुत दुख में आए हैं। यहाँ अनंत सिंह बहुत गलत काम कर दिया है और इसका परिणाम उसको भुगतना होगा। तो ये लड़ाई अदावत आगे भी चलती रहेगी? क्यों नहीं, हम मेरा आदमी का वो करते चला जाएगा, पर सरकार कुछ कर ही नहीं रहा है। सरकार उसको कुछ कर ही नहीं रहा, अच्छन दिए हुए है। 24 घंटा मेरा दुलारचंद जी का हत्या हो गया है, अभी तक वो पकड़ा नहीं गया है। मेरे जात का लोग अभी कर देता तो कहता कि जनरल रिटर्न आ गया है। अनंत सिंह के समर्थक भी खामोश नहीं बैठे हैं, वो भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। आज मोकामा सीट से आरजेडी की उम्मीदवार वीणा देवी के काफिले की कार पर हमला किया गया। चूंकि चुनाव का वक्त है, इसलिए मौका देकर वीणा देवी भी थोड़ी देर उस ट्रैक्टर में बैठी जिसमें दुलारचंद यादव के शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा रहा था। इसी दौरान उनके समर्थकों ने अनंत सिंह के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। इससे अनंत सिंह के सपोर्टर्स भड़क गए। उन्होंने वीणा देवी के काफिले की गाड़ियों पर हमला कर दिया। हालत यह हो गई कि वीणा देवी को अपनी गाड़ियां वहीं छोड़कर मौके से भागना पड़ा। आज दुलारचंद के सपोर्टर्स और अनंत सिंह के समर्थकों के बीच भी कई जगह झड़प हुई। चूंकि दुलारचंद यादव जाति से थे और अनंत सिंह भूमिहार हैं, इसलिए दुलारचंद के मर्डर के बाद जातियों की गोलबंदी हो गई है। आज शव यात्रा के दौरान जब पथराव हुआ तो दुलारचंद के सपोर्टर्स ने कहा कि अनंत सिंह को सत्ता का प्रोटेक्शन हासिल है, इसलिए वो बेखौफ होकर यादवों पर हमले करवा रहे हैं। हम राष्ट्रीय जनता दल से हैं और जो है हम लोग दुलारचंद जी के पोस्टमार्टम शव यात्रा में पोस्टमार्टम के लिए जा रहे थे, तो रास्ता में जो है अनंत सिंह का कुछ समर्थक लोग जो है ईटा पत्थर और गोलीबारी भी किए हैं। हाँ, शीशा तोड़ दिया सर, गाड़ी जो चलाया ना शीशा तोड़ दिया। शीशा फोड़ दिया है। क्या नाम हुआ आप लोग का? सोहन सिंह। क्या हो गया था? यहाँ पर सीधा सीधी हम लोग पीछे पीछे जा रहे थे, एकाएक उधर से 10 आदमी आया, लाठी ईंटा लेकर के, ईंटा मारा, शीशा मारा, सब गाड़ी घुमा गया। हम गाड़ी खड़ा किए हुए साइड में आकर के शीशा फोड़ के चल गया। अनंत सिंह के समर्थक है सब। इधर से भी कुछ हुआ था? कुछ नहीं किए, इधर से देख लीजिए निरत्था है, कोई ईंटा पत्थर हाथ में रहता था, मट्टी लगा हुआ था, पानी पड़ रहा है। ये सत्ता का दुरुपयोग है और जितने भाई लोग हमारे हैं, हम लोग काफिला के पीछे पीछे चल रहे थे ना, तो पूरा गाड़ी आप चेक करवा लीजिए, आपके पास पुलिस प्रशासन सब है। अगर एक गाड़ी में एक डंडा निकल गया तो आशुतोष यादव जेल खटने के लिए तैयार है। लेकिन वो लोग जो गुंडागर्दी करवा रहे हैं अनंत सिंह ना, इनका खामियाजा बिहार सरकार को भुगतना पड़ जाएगा। प्रशासन का क्या डर भय रहेगा? खुला AK-47 वाला हथियार वाले को जेल से बाहर निकाल के उनको टिकट देते हैं नीतीश कुमार खुद, और बोलते हैं सुशासन की सरकार है। बिल्कुल, सब यात्रा में हम लोग पीछे पीछे हैं, बिल्कुल। और ये सब बच्चा, ये सब बताइए, तो ये सब अपराधी है। शकल देख के लगता है सब अपराधी है, ये सब अपराधी है। देख के पता चल रहा है आपको कि अपराधी होगा ये लोग बच्चा। इस बीच कल शाम की घटना का एक वीडियो आज सामने आया, जिसमें जन स्वराज पार्टी के कार्यकर्ता अनंत सिंह के काफिले और उनके समर्थकों पर हमला करते दिखाई दे रहे हैं। अनंत सिंह के सपोर्टर्स का कहना है कि हमले के लिए उकसाने वाले लोगों में दुलारचंद यादव भी शामिल थे। मोकामा में अनंत सिंह और दुलारचंद यादव की दुश्मनी दशकों पुरानी है। दुलारचंद यादव पर भी हत्या की कोशिश, किडनैपिंग, रंगदारी और आर्म्स एक्ट के कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज थे। 1991 के कांग्रेस नेता सीताराम सिंह के हत्याकांड में भी दुलारचंद का नाम आया था। मोकामा विधानसभा सीट से वो चुनाव भी लड़े थे, लेकिन हार गए थे। अनंत सिंह के समर्थकों का कहना है कि कल शाम भी जब जन स्वराज पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ झड़प हुई तो दुलारचंद यादव ही सबसे आगे थे। ब्लड निकल रहा है, ब्लड निकल रहा है, देखिए ब्लड देखिए निकल रहा है, हाथ में मारा है लाठी से, लाठी ईंटा से मारा है, हाथ पकड़ के। देखिए पत्थरबाजी कर रहा है जन स्वराज का। देखिए यहाँ। हालांकि पुलिस फिलहाल इस मामले में खामोश है। इलाके के SP विक्रम सिंह ने कहा कि दुलारचंद की हत्या के मामले में अब तक 3 FIR दर्ज की गई हैं।
एक एफआईआर तो दुलारचंद यादव के परिवार की तरफ से की गई है, जिसमें अनंत सिंह आरोपी है। दूसरा मुकदमा आज दोपहर शव यात्रा के दौरान हुए पथराव को लेकर दर्ज हुआ है। इस मामले में अब तक 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। एक समर्थक की तरफ से एफआईआर और नहीं, एक समर्थक की तरफ से और एक जो मृतक है उनके पोता की तरफ से, तथा एक जो है एफआईआर पुलिस के बयान से कि जो सार्वजनिक स्थल पे जो एक दूसरे पे पत्थर चलाना और हमला करना, तो उसका एक एफआईआर हुआ। तो टोटल 3 एफआईआर अभी तक इस मामले में हुए हैं। अनंत सिंह आरोपी बनाए गए हैं। हाँ, उसमें जो प्रथम एफआईआर उसमें आरोपित बनाए गए हैं। सर, गिरफ्तारी कब तक होगी अनंत सिंह की तरफ से? जो एफआईआर दर्ज करी गई है उसमें कौन-कौन? उसमें जो नाम है वो हम लोग आपको शेयर कर देते हैं। सर, गिरफ्तारी कब तक होगी? क्या छापेमारी चल रही है? इसमें जो अभी तक जो हम लोगों का है उसमें अभी तक जो है आज दोपहर तक, क्योंकि दिन में डिप्लॉयमेंट था, तो दोपहर तक जो अभी तक 2 गिरफ्तारी हुई हैं जो घटना स्थल पे जो है रोडेबाजी या जो है उसके अंदर शामिल थे। बाकी के लिए भी क्योंकि लगातार जो है लॉ एंड ऑर्डर डिप्लॉयमेंट चल रहा है, तो उसके बाद जो है अभी हम लोगों का आगे अनुसंधान और चलेगा। अब से थोड़ी देर पहले दुलारचंद के पोस्टमार्टम की शुरुआती रिपोर्ट आई है, जिसमें बताया गया कि दुलारचंद के पैर में गोली लगी। इसके अलावा पूरे शरीर पर खरोंचों के निशान हैं। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स के पैनल में शामिल डॉक्टर अजय सिंह ने कहा, पैर में एक गोली लगने से किसी की मौत नहीं हो सकती। दुलारचंद के शरीर पर चोट के भी काफी निशान थे। सारा चोट था, अंदरूनी चोट भी था, तो सकता उससे हुआ होगा। अच्छा, और गोली वहाँ पर मिली? एक जगह पैर में गोली लगी? गोली मिला नहीं है। गोली का निशान है, पैर में आर पार है, दाहिने वो जो एंकल जॉइंट के पास। हाँ, गोली नहीं मिली है। तो मौत की वजह क्या? गोली लगने से मौत हुई? नहीं, वैसा वो चोट नहीं था गोली वाला। अंदरूनी चोट ढेर सारा है, उससे उनकी मौत हो सकती है। आप लोगों ने एक्सरे भी किया? हाँ, एक्सरे ढेर सारा हुआ। एक्सरे की रिपोर्टिंग होगी। बहुत जगह से बोन भी टूटा हुआ था, तो एक्सरे के रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं, जब रिपोर्टिंग करेंगे तो उससे वो क्लियर होगा। तो क्या बोन फ्रैक्चर भी मिला? किस हिस्से में मिला? शरीर के पैर में, जांघ में, कंधे में, ये सब जगह था, सीने में। लेकिन फिलहाल सवाल ये नहीं है कि दुलारचंद की मौत कैसे हुई। सवाल यह है, दुलारचंद की हत्या किसने करवाई। दुलारचंद के सपोर्टर्स कह रहे हैं कि हत्या अनंत सिंह ने करवाई। अनंत सिंह का दावा है कि दुलारचंद की हत्या सूरजभान सिंह की साजिश का नतीजा है। लेकिन आज सूरजभान ने कहा, जो हुआ वो दुखद है। इस मर्डर केस की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। बाहुबली सूरजभान ने बड़ी मासूमियत से कहा कि मोकामा में जो हुआ वो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। चुनाव आयोग को देखना चाहिए कि ऐसी घटना दोबारा ना हो। इनके लिए तो हम क्या कर सकते हैं? ये दुर्भाग्यपूर्ण मेरे देश के लिए है, लोकतंत्र की हनन है, और ऐसी घटना ना हो इसके लिए सबसे सर्वोपरि चुनाव आयोग को माना जाता है। उनको इस चीज पे कदम उठाना चाहिए। ऐसी घटना ना हो इसके लिए मैंने कहा कि चुनाव आयोग इस पे पहल करके और अपनी विश्वास, जिन पर पूरे देश विश्वास करता है, उस विश्वास कैसे बढ़े इस पे जिसे अमल करने की जरूरत हो कि आज ये घटना ऐसी ना हो पूरे देश में, इस पे अमल करने की जरूरत है। इस तरह से राजद उम्मीदवार बीना देवी की कार के ऊपर भी हमला कर दिया गया प्रचार करने के दौरान, किस तरह से देखते क्या? देखिए, इसमें मुझे कुछ कहना नहीं है, ये तो जनता मालिक है। और ऐसी घटना किन पर क्या हुआ ये तो हम जान भी नहीं रहे। हम तो अपने प्रचार में रहते हैं और अपना काम करते हैं, हम अपने काम पे विश्वास रखते हैं। इसकी फैसला करना और कानून को क्या काम है करना, वो अपनी जवाबदेही समझें। दुलारचंद यादव की हत्या के मामले में बीजेपी और जेडीयू के नेता बयान देने से बच रहे हैं, लेकिन जनसुराज पार्टी और आरजेडी के नेता अटैकिंग मूड में हैं। चूंकि दुलारचंद की हत्या जनसुराज पार्टी के इलेक्शन कैंपेन के दौरान हुई, इसलिए प्रशांत किशोर ने इस वारदात को जंगल राज का सबूत बताया। प्रशांत किशोर ने कहा कि लालू राज हो या नीतीश राज, जंगल राज दोनों की सरकारों में है। दुलारचंद यादव की हत्या बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है। जिन सज्जन की हत्या हुई है वो जनसुराज में आधिकारिक तौर पर नहीं है, लेकिन जनसुराज के जो वहाँ आधिकारिक उम्मीदवार हैं पीयूष जी, उनके साथ उनके समर्थन में वो लगे रहे हैं। और ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं बिहार में
जिस जंगल राज की बात होती थी, जो बाहर लोग सुनते थे कि चुनाव के दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा होती है, वो कहीं ना कहीं उसी को दर्शाता है। चुनावी मतभेद होना, आरोप प्रत्यारोप लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन किसी की हत्या हो जाना, वो आदमी सही है गलत है, उसने क्या किया नहीं किया, वो बहस का मुद्दा हो सकता है, लेकिन लोकतंत्र में हिंसा की जगह नहीं हो सकती है। और किसी की हत्या हो जाना, ये तो प्रशासन की और यहाँ पर जो लोग विधि व्यवस्था में लगे हुए हैं उनकी जिम्मेवारी है, और ये सीधा सीधा उनका फेलियर है। तेजस्वी यादव ने भी कहा कि दुलार चंद की हत्या सबके सामने हुई, सबूत हैं, गवाह हैं, फिर भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की जा रही। तेजस्वी ने कहा कि सरेआम हत्या के बाद भी अपराधियों को प्रोटेक्शन देने वाले लोग जंगल राज की बात कर रहे हैं। इससे ज्यादा बेशर्मी की बात और क्या हो सकती है। अब तक क्या कार्रवाई की गई है? हत्या हुआ है, कई गवाह हैं, एफआईआर हुआ है, चश्मदीदों ने घटना जो है वो बताई है कि किसने किया, कौन कराया, किसने गोली मारी, किसने गाड़ी से रौंदा, लेकिन प्रशासन के लोग चुप है, कोई कार्रवाई नहीं की गई। यही है ना, गुंडों को, अपराधियों को संरक्षण कौन दे रहा है? और जंगल राज की बात कर रहे हैं ये लोग, जिन लोगों ने अपराधियों को पाला पोसा बड़ा किया, केवल अपनी कुर्सी बचाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं जो लोग, आज उन लोगों को संरक्षण दिया जा रहा है और वही लोग जंगल राज की बात कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को तो संज्ञान लेना चाहिए, सुमोटो लेना चाहिए कि ये कैसे हुआ। दुलार चंद की हत्या क्यों हुई? क्या इसके पीछे जाति के वोट का गणित है? इसको लेकर तरह तरह की बातें कही जा रही हैं। पता तो यह लगा कि दुलार चंद भी बाहुबली थे, एक जमाने में लालू यादव के खासम खास थे, अनंत सिंह के घोर विरोधी थे। दुलार चंद लंबे वक्त से पीयूष प्रियदर्शी को सपोर्ट कर रहे थे। वो चाहते थे कि तेजस्वी यादव मोकामा से अनंत सिंह के खिलाफ पीयूष प्रियदर्शी को मैदान में उतारें। तेजस्वी ने पीयूष प्रियदर्शी के साथ खुली गाड़ी में सवार होकर मोकामा में रोड शो किया था, लोगों को कलम बांटे थे, दावा किया था कि एनडीए वाले बंदूकें बांटते हैं, तेजस्वी कलम बांट रहा है। लेकिन आखिरी वक्त में तेजस्वी ने पीयूष प्रियदर्शी के बजाय दूसरे बाहुबली सूरजभान की वाइफ को टिकट दे दिया। इससे दुलारचंद खासे नाराज हुए और इसी दौरान प्रशांत किशोर ने पीयूष प्रियदर्शी को जनसुराज का टिकट दे दिया। इसके बाद दुलारचंद भी आरजेडी के उम्मीदवार को छोड़कर पीयूष प्रियदर्शी के साथ कैंपेन में लग गए। अब आप सोचेंगे इससे दुलारचंद की हत्या का क्या रिश्ता? तो मोकामा में चर्चा इस बात की है कि दुलारचंद यादव पुरानी हिस्ट्री शीटर थे, यादवों में उनका दबदबा है। मोकामा में यादवों और भूमिहारों के बीच सियासी टकराव रहता है। क्योंकि आरजेडी की वीणा देवी और जेडीयू के अनंत सिंह दोनों भूमिहार हैं, दुलारचंद के सपोर्ट से यादवों का वोट पीयूष प्रियदर्शी को मिल सकता था। इससे अनंत सिंह और वीणा देवी दोनों को नुकसान होता। अब दुलारचंद की हत्या का इल्जाम अनंत सिंह पर है, यानी अनंत सिंह को यादवों की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। इसलिए चाहे केस हत्या का है तो भी मरने वाले और हत्या के आरोपी की जाति देखी जा रही है। लेकिन राजनीति में बाहुबलियों का इस तरह से दखल गलत है। खूनी संघर्ष में जातियों की गोलगंदी भी गलत है। अच्छी बात यह कि अब लोगों ने बाहुबलियों से डरना बंद कर दिया है, उन्हें वोट देना बंद कर दिया है। वो अपने आप को जितना चाहे हीरो समझ लें, लोगों ने अब उनकी परवाह करना बंद कर दिया है। राजनीति से अपराधियों के सफाए का सबसे बड़ा एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश है। और आज बिहार में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अपराधी अपराधी होता है, उसकी कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अपराधियों का इलाज वैसे ही होना चाहिए जैसे यूपी में हो रहा है। असल में योगी ने आज सीवान और वैशाली के लालगंज में रैली की। सीवान शाहबुद्दीन का इलाका है और लालगंज मुन्ना शुक्ला का। शाहबुद्दीन की तो मौत हो चुकी है, मुन्ना शुक्ला हत्या के केस में उम्र कैद काट रहे हैं। सीवान की रघुनाथपुर सीट से शाहबुद्दीन का बेटा ओसामा शहाब चुनाव के मैदान में है और लालगंज से मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवांगी शुक्ला मैदान में है।
दोनों आरजेडी के उम्मीदवार हैं। इसीलिए लालगंज में योगी आदित्यनाथ ने मुन्ना शुक्ला की याद दिलाई। कहा कि बिहार के लोगों को लालू के जंगल राज को भूलना नहीं चाहिए। मैं आपको बता दूं कि मुन्ना शुक्ला ने राबड़ी देवी की सरकार के मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद की हॉस्पिटल में घुसकर दिन दहाड़े हत्या कर दी थी और इसी मामले में मुन्ना शुक्ला को उम्र कैद की सजा हुई है, वो जेल में है। आज उसी मुन्ना शुक्ला की बेटी को आरजेडी ने उम्मीदवार बनाया है। योगी ने कहा कि माफियाओं को संरक्षण नहीं, बुलडोजर की जरूरत होती है। यूपी में जितने भी माफिया हैं वो मिट्टी में मिला दिए गए, उनकी संपत्ति पर बुलडोजर चले और खाली हुई जमीन पर नए घर बनाकर गरीबों में बांट दिए गए। यही बिहार में भी होगा। नौजवान बेरोजगार था, व्यापारी का सरेआम हत्या होती थी, कौन नहीं जानता है। बिहार सरकार के मंत्री के रूप में श्री ब्रिज बिहारी प्रसाद जी के साथ क्या घटना घटित हुई थी। आरजेडी को 15 वर्ष मिले थे, 15 वर्ष में आरजेडी ने नहीं किया। आज जब ये लोग आए हैं, इंडी गठबंधन कांग्रेस आरजेडी के रूप में आपके बीच में आई है, बहनों और भाइयों, ये तो आए हैं इसलिए सत्ता में आएंगे, माफिया राज ये लोग लेके आएंगे, गरीबों को मिलने वाले राशन पर डकैती डालेंगे, बेटी और बहन की सुरक्षा पर सेंध लगाएंगे, व्यापारियों को लूटेंगे। लेकिन एनडीए ये नहीं होने देगा, बीजेपी और एनडीए का गठबंधन ये नहीं होने देगा। आप देखते होंगे यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर विरासत भी विकास भी, माफिया के साथ कैसे व्यवहार होता है। और यूपी का बुलडोजर जब चलता है ना, तो माफिया के कचमूर को निकाल करके सड़कों को बनाने का काम करता है और उनकी संपत्ति को जब्त करके गरीबों के लिए आवास भी बनाने का काम करता है। इससे पहले योगी ने सीवान की रैली में माफिया के सफाई की बात की। शाहबुद्दीन के बेटे ओसामा का जिक्र करते हुए योगी ने कहा कि जनता को क्रिमिनल्स और उनकी फैमिली का सपोर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग चुनाव जीतने के बाद जनता के लिए मुसीबत बन जाते हैं। योगी ने कहा उन्होंने यूपी में दंगा करने वालों को, बड़े बड़े माफियाओं को नर्क का रास्ता दिखा दिया। अब सीवान के लोगों की जिम्मेदारी है कि वो खानदानी माफियाओं का सफाया करें। एनडीए ने कहा था ना यूपी में कि आएंगे, माफिया राज यूपी का समाप्त करेंगे, दंगे फसाद समाप्त करेंगे। बहनों और भाइयों, 8.5 वर्ष में एक भी दंगा नहीं हुआ, और अगर किसी ने दंगा करने का साहस किया तो उसको तो जेल के अंदर ठोसा ही, उनकी पूरी प्रॉपर्टी भी कब्जे में लेकर के गरीबों के आवास बना दिए गए। अब यूपी में दंगा नहीं, सब चंगा है। अब यूपी में दंगा नहीं कर सकता कोई। पर्व और त्योहार के पहले, दंगाई के पहले उसको बता दिया जाता है कि भाई दंगा करोगे तो खानदानी पूरी प्रॉपर्टी भी जाएगी, कहीं भीख भी नहीं मिलेगी। बहनों और भाइयों, और हमने कहा था ना, माफिया राज सदैव के लिए समाप्त करेंगे और बहुत अच्छे ढंग से उनके जहन्नुम के टिकट काटे गए। बहुत बिहार उस दिशा में आगे बढ़ रहा है, और रघुनाथपुर के उत्साह को देख करके तो मैं कह सकता हूं कि रघुनाथपुर में तो लोगों ने कह दिया कि खानदानी माफिया को फिर से नहीं आने देना है। सीवान का इलाका आरजेडी का गढ़ है। दोनों सीटें पिछले इलेक्शन में आरजेडी ने जीती थी। पिछली बार चिराग पासवान की पार्टी एनडीए में शामिल नहीं थी। रघुनाथपुर में एलजेपी के उम्मीदवार को 50,000 से ज़्यादा वोट मिले और इसका फायदा आरजेडी के हरिशंकर यादव को मिला। वो 17,000 वोटों से चुनाव जीत गए। इसी तरह सीवान की सीट पर पिछले चुनाव में बीजेपी सिर्फ 1900 वोटों से हारी थी। इस बार जेडीयू, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और कुशवाहा सब साथ में हैं। इसलिए बीजेपी को लगता है अगर थोड़ी ताकत लगाई जाए
तो आरजेडी के इस किले को फतह किया जा सकता है और योगी का करिश्मा, अपराधियों के खिलाफ उनकी सरकार का रवैया बिहार के लोगों पर असर कर सकता है। इसीलिए योगी की रैलियां लगातार सीवान और लालगंज जैसे बाहुबलियों के इलाकों में हो रही हैं। जब योगी सीवान में पब्लिक मीटिंग कर रहे थे, उस वक्त पटना में जेपी नड्डा और नीतीश कुमार ने एनडीए का संकल्प पत्र जारी किया। इस संकल्प पत्र में एनडीए ने किसानों को पीएम किसान निधि की तरह कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि के तहत 9,000 रुपए देने, गरीबों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज और पंचामृत गारंटी के तहत गरीबों को मुफ्त राशन, 125 यूनिट फ्री बिजली, 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, 50 लाख पक्के मकान और सामाजिक सुरक्षा पेंशन का वादा किया। एनडीए का दावा है कि अगर फिर सरकार बनी तो युवाओं को 1 करोड़ से ज़्यादा नौकरियां मिलेंगी, 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाएगा और इस तरह के बहुत सारे वादे इस मैनिफेस्टो में किए गए हैं। लेकिन आज एनडीए के संकल्प पत्र से ज़्यादा संकल्प पत्र के घोषणा के स्टाइल पर चर्चा हुई, क्योंकि संकल्प पत्र के ऐलान के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। जेपी नड्डा, नीतीश कुमार, धर्मेंद्र प्रधान, विनोद तावड़े, संजय झा, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और सम्राट चौधरी सब वक्त पर पहुंच गए। सबने हाथ में संकल्प पत्र की कॉपी लेकर फोटो खिंचाई और बिना कुछ कहे निकल गए। 26 सेकंड में प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई। विपक्ष के नेताओं ने इस बात को इशू बनाया। अशोक गहलोत ने कहा, 26 सेकंड की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिंदगी में पहली बार देखी। एनडीए के पास बताने को कुछ था ही नहीं। ऊपर से यह भी चिंता रही होगी कि नीतीश कुमार पता नहीं क्या कह दें। लगता है इसीलिए एनडीए के नेता बिना बोले 26 सेकंड में निकल गए। 26 सेकंड का एक नेता लोग आए, उसमें अमित शाह जी भी और नीतीश कुमार जी भी, नड्डा साहब भी। 26 सेकंड अभी कुछ मुझे मीडिया के साथी मिले, वो कहने लगा हमारे जिंदगी के इतिहास के अंदर पहली बार कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस 26 सेकंड की हुई। और बाद में उनके जो डिप्टी सीएम बीजेपी के नेता थे, उनको एक्सप्लेन करना पड़ा। इसका मतलब है कि आप लोग क्या क्वेश्चन कर लेते नीतीश कुमार जी से, हिसाब पूछ लेते आप अमित शाह जी को या नड्डा साहब को, उसके डर के मारे ही वो भग गए। सब लोग भग गए एक प्रकार से, रुके नहीं यहाँ पर। मोदी जी मिलते ही नहीं है मीडिया से। ये डेमोक्रेसी में खतरनाक संकेत होते हैं ये लोग। तेजस्वी यादव ने भी यही लाइन पकड़ी। तेजस्वी ने कहा, नीतीश कुमार को पता ही नहीं होगा कि घोषणा पत्र में क्या है। बीजेपी को लगा कहीं नीतीश कुमार कुछ उल्टा सीधा ना बोल दें, इसलिए 26 सेकंड में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म कर दी गई। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को तो पता ही नहीं होगा कि उस घोषणा पत्र में क्या है। शायद उनको बोलने ना दिया जाए, इसलिए जो है जल्द से जल्द जो है ये ख़त्म कर लिया गया। लेकिन हम तो कहना चाहते, जो हमने घोषणा पत्र देखा, एनडीए के लोगों को सॉरी पत्र लाना चाहिए और बिहार के 14 करोड़ जनता से सॉरी बोलना चाहिए था कि 20 साल से भी राज करने के बाद भी सबसे गरीब राज्य बिहार, कोई कारखाने नहीं, कोई निवेश नहीं, हर सेक्टर में जो है ये सरकार फेल रही, इसलिए इनको सॉरी पत्र लाना चाहिए था। आज एनडीए का मैनिफेस्टो जिस अंदाज में जारी किया गया, वाकई में वो अजीब तो था। जेपी नड्डा और नीतीश कुमार आए और 26 सेकंड में संकल्प पत्र जारी करके चले गए। इसका एक्सप्लेनेशन दे दिया गया कि दोनों नेताओं को चुनाव प्रचार के लिए निकलना था। देखिए, ये तर्क भी अजीब है। चुनाव प्रचार तो हर इलेक्शन में होता है। असल में संकल्प पत्र में जो बातें कही गई हैं वो पहले भी कही जाती रही हैं, इसमें कुछ नया नहीं था। इसीलिए ऐसा लगा कि बीजेपी और जेडीयू ने घोषणा पत्र जारी करने की सिर्फ औपचारिकता पूरी की और निकल गए। तेजस्वी यादव एनडीए पर हमला करें, सवाल पूछें, उनका हक है, लेकिन जवाब तेजस्वी को भी देने पड़ेंगे, क्योंकि राघोपुर की जनता तेजस्वी से सवाल पूछ रही है। राघोपुर के लोगों के सवालों का सामना राबड़ी देवी को करना पड़ा। राघोपुर से तेजस्वी चुनाव के मैदान में है,
इसलिए राबड़ी देवी राघोपुर में अपने बेटे के लिए वोट मांगने पहुंची थी। राघोपुर पहुंचते ही लोगों ने राबड़ी देवी की गाड़ी को घेर लिया। उनसे पूछा, आपको चुनाव के वक्त ही राघोपुर की याद क्यों आई? यहां से तेजस्वी 10 साल से विधायक हैं, लेकिन 10 साल में एक सड़क भी नहीं बनी। बाढ़ आई तो तेजस्वी सड़क पर नाचते रहे, लेकिन उन्हें बाढ़ में फंसे राघोपुर के लोगों की याद नहीं आई। राबड़ी देवी के पास कोई जवाब तो नहीं था। उन्होंने इतना कहा कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनने दीजिए, सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। लेकिन लोगों का विरोध जारी रहा तो राबड़ी देवी चुपचाप वहां से निकल गई। सतेला माना हुआ राघोपुर के, आप लोग सतेला बेटा मानते हैं राघोपुर के, ढकला ढकलुआ मारपीट करके जब सबसे प्यारा विधानसभा है तो राघोपुर विधानसभा है। आपका बेटा जो विधायक है तेजस्वी जी अब खड़क नहीं है कि पूरा बिहार घूम रहे हैं। फ्री ना घुमा तुम बिहार में घुमा चलिए, आज बड़े भाई तेज प्रताप ने भी तेजस्वी को आंख दिखाई। आज जब तेज प्रताप से पूछा गया कि तेजस्वी यादव 2 नवंबर को उनके चुनाव क्षेत्र महुआ में आरजे कैंडिडेट का प्रचार करने आएंगे, तो इस पर तेज प्रताप ने कहा, अगर तेजस्वी महुआ जाएंगे तो वो भी राघोपुर जाकर तेजस्वी के खिलाफ कैंपेन करेंगे। तेजस्वी यादव 2 तारीख को महुआ जा रहे हैं चुनाव प्रचार में, क्या करिएगा? चुनाव प्रचार में महुआ जा रहे हैं तो हम राघोपुर चले जाएंगे। चुनाव प्रचार में महुआ जा रहे हैं तो हम राघोपुर चले जाएंगे। तेज प्रताप भले ही तेजस्वी से नाराज हों, लेकिन राजनीति अपनी जगह है, परिवार का प्रेम और स्नेह अलग है। राबड़ी देवी ने कहा उनका आशीर्वाद दोनों बेटों के साथ है। मीसा भारती और रोहिणी आचार्य भी कई बार ये कह चुकी हैं कि वो दोनों भाइयों के लिए प्रार्थना कर रही हैं। ये अच्छी बात है। राजनीतिक मसलों का असर पारिवारिक रिश्तों पर न पड़े, ये बेहतर होता है। चुनावी जंग के बाद आपको दिखाते हैं असली रणभूमि का नजारा। इस वक्त भारतीय सेना पाकिस्तान से लगने वाले देश के वेस्टर्न बॉर्डर पर वॉर एक्सरसाइज कर रही है। इसे नाम दिया गया है ऑपरेशन त्रिशूल। त्रिशूल वॉर एक्सरसाइज में आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों सेनाओं के 50,000 से ज्यादा जवान हिस्सा ले रहे हैं। ऑपरेशन त्रिशूल राजस्थान में पाकिस्तान बॉर्डर से लेकर गुजरात और उत्तरी अरब सागर तक किया जा रहा है। थल सेना के 25,000 जवान बीकानेर की महाजन फायरिंग फील्ड में युद्ध कौशल का प्रदर्शन कर रहे हैं। इस फायरिंग फील्ड में साउथ वेस्टर्न कमान यानी सप्त शक्ति कमान ने इंटीग्रेटेड फायर एंड मैन्यूवर एक्सरसाइज की, जिसमें आर्मी की मैकेनाइज यूनिट, इन्फेंट्री, आर्मी एयर डिफेंस और एंटी ड्रोन यूनिट्स ने अपने अपने हथियारों की कैपेबिलिटीज को परखा। इस दौरान सरफेस टू एयर मिसाइल्स, तोपखानों, बख्तरबंद गाड़ियों का जौहर भी दिखाई दिया। ऑपरेशन के दौरान सप्तशक्ति कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह ने बताया कि एक्सरसाइज में अटैक हेलीकॉप्टर्स, आर्टिलरी गन्स, अजय और अर्जुन टैंक्स के अलावा इन्फेंट्री गाड़ी बीएमपी की इफेक्टिवनेस का टेस्ट भी हुआ। सप्तशक्ति कमान इस एक्सरसाइज के दौरान इंटेलिजेंस, सर्विलेंस और रेकी की क्षमताओं को भी परख रही है। लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह ने बताया कि चूंकि सरकार ने न्यू नॉर्मल तय कर दिया है, कोई भी आतंकवादी घटना एक्ट ऑफ वॉर मानी जाएगी, इसलिए सेना को हर वक्त जंग के लिए तैयार रहना है। इस वॉर एक्सरसाइज का मकसद भी तीनों सेनाओं की प्रिपेयर्डनेस को टेस्ट करना है। एक्सरसाइज का 70% हिस्सा रात में और 30% दिन में किया जा रहा है, ताकि सेंसर्स, ड्रोन्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से डिसीजन मेकिंग को बेहतर बनाया जा सके। ये आज की जो नई हमारी न्यू नॉर्मल है, उसके ऊपर ये बनाया गया है, क्योंकि न्यू नॉर्मल के मुताबिक कभी भी हमारे देश के अंदर आतंकवादी हमला होगा तो उसको एक लड़ाई का एक्ट माना जाएगा। और आर्मी इसका मतलब है कि हमारे को हमेशा उस लड़ाई के लिए तैयारी रहना है और उसके लिए जवाब देने की कार्रवाई के हमारे को काबिलियत पूरा करना है। इसके अंदर बहुत सी नई टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट आई है, बहुत से नई कैपेबिलिटीज़ आई हैं, जो कि हमारी यूनिट्स के अंदर हमने उसको भर्ती किया है और उसके लिए हम ट्रेनिंग कर रहे हैं। देख रहे हो एक बहुत छोटा हिस्सा है कि बहुत सी एक्टिविटी चल रही है
जिसके लिए हमने इसका आज आपको एक छोटा डेमोस्ट्रेशन दिखाया कि किस तरह से ऑल आर्म्स का इकट्ठा होकर दुश्मन के ऊपर हमला करना है। उसका एक डेमोस्ट्रेशन आपको फायरिंग रेंज पे दिखाया। हमारा फोकस है मैक्सिमम ट्रेनिंग नाइट को हो, ताकि जो लड़ाई लड़ने की क्षमता है हमारे सोल्जर्स में, उसका नाइट ट्रेनिंग बहुत अच्छा होना चाहिए। और हम 70% ट्रेनिंग नाइट को कर रहे हैं और 30% ट्रेनिंग डे टाइम पे कर रहे हैं। इस तरह से ड्रोन्स के अटैक हमारे एरियाज के अंदर आए थे। उसी को मद्देनजर रखते हुए हमारी जो इंडियन आर्मी है बहुत से स्टेप ले रही है। सबसे पहले तो इक्विपमेंट हमारे के अंदर अभी आपने देखा कितने ड्रोन हम ले चुके हैं। उसमें सर्वेलेंस ड्रोन्स हैं, अटैक ड्रोन्स हैं और काउंटर ड्रोन सिस्टम्स हैं जो कि हमारे सभी यूनिट्स के अंदर दिए जा चुके हैं। ऑपरेशन त्रिशूल के पहले फेज की अगुवाई इंडियन नेवी कर रही है, क्योंकि इस एक्सरसाइज का एक बड़ा हिस्सा गुजरात कोस्ट और नॉर्थ अरब सागर में चलाया जा रहा है। नेवी की तरफ से ऑपरेशन त्रिशूल में 25 जंगी जहाज शामिल हैं। इनमें एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत, INS जयलक्ष्मी, प्रीडेटर ड्रोन, पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट P-81 और कई सबमरीन्स भी शामिल हैं। इसके अलावा कई फ्रिगेट्स और डेस्ट्रॉयर्स भी नेवी की तरफ से ऑपरेशन त्रिशूल में हिस्सा ले रहे हैं। इंडियन नेवी के साथ साथ कोस्ट गार्ड्स के शिप भी ऑपरेशन त्रिशूल में भाग ले रहे हैं, ताकि जंग के वक्त सभी फोर्सेस के बीच तालमेल को बेहतर बनाया जा सके। नौसेना के DG नेवल ऑपरेशंस वाइस एडमिरल एन प्रमोद ने बताया कि त्रिशूल एक्सरसाइज 3 पार्ट्स में की जा रही है। पहले फेज की कमान नेवी के हाथ में है, दूसरा फेज आर्मी लीड करेगी और लास्ट फेज इंडियन एयरफोर्स की अगुवाई में होगा। एयरफोर्स के 40 से ज़्यादा फाइटर और दूसरे एयरक्राफ्ट इस वॉर एक्सरसाइज में हिस्सा ले रहे हैं। इन मॉडर्न फाइटर जेट राफेल, मल्टी रोल एयरक्राफ्ट सुखोई 30 के अलावा मिराज और जैगुआर एयरक्राफ्ट भी शामिल हैं। एक्सरसाइज के दौरान एयरफोर्स के ट्रांसपोर्ट और सर्विलांस एयरक्राफ्ट भी अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगे। वाइस एडमिरल एन प्रमोद ने बताया कि ऑपरेशन त्रिशूल में BSF और दूसरी सेंट्रल एजेंसीज भी शामिल हैं। तो ये ट्राई सर्विस एक्सरसाइज जो अभी हम कर रहे हैं गुजरात कोस्ट के उधर और नॉर्थ अरेबियन सी में, इसमें ट्राई सर्विसेज दैट आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एज वेल एज कोस्ट गार्ड एंड BSF एंड द सेंट्रल एजेंसीज आर पार्टिसिपेटिंग एंड इन ए लार्ज नंबर। सो यू वुड फाइंड दैट आर्मी के सदर्न आर्मी कमांड, नेवी का वेस्टर्न कमांड, एयरफोर्स के साउथ वेस्टर्न एयर कमांड पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और उसमें हमारा मेन उद्देश्य यह है कि हाउ टू एनहांस द सिनर्जी बिटवीन ऑल द मैरीटाइम फोर्सेस एज वेल एज इंटर सर्विसेज। वेस्टर्न थिएटर में ऑपरेशन त्रिशूल के साथ साथ आर्मी और एयरफोर्स लद्दाख में भी एक्सरसाइज कर रही हैं। अस्त्र शक्ति इसका नाम है। इस युद्ध अभ्यास का मकसद ऊंचे वाले पहाड़ी इलाकों में जंग की भारत की तैयारी को परखना है। एक्सरसाइज अस्त्र शक्ति के दौरान लंबी दूरी के प्रिसीजन आर्टिलरी अटैक, ड्रोन स्वॉर्म, एंटी ड्रोन सिस्टम, कमांडो ऑपरेशन चलाने का अभ्यास किया जा रहा है। इसके अलावा बर्फीले हाई ऑल्टीट्यूड वाले मोर्चों पर आर्म फोर्सेस की अलग अलग यूनिट्स के बीच कोऑर्डिनेशन को भी एक्सरसाइज के दौरान टेस्ट किया जा रहा है। ऑपरेशन अस्त्र शक्ति में मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम पिनाका, आर्टिलरी, एयर डिफेंस सिस्टम और सरफेस टू एयर मिसाइल्स की फायरिंग की प्रैक्टिस की जा रही है, ताकि युद्ध होने की स्थिति में देश की तीनों सेनाएं पूरी ताकत और तालमेल के साथ दुश्मन को जवाब दे सकें। आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी भारत के सैन्य बलों के शौर्य की तारीफ की। गुजरात के केवड़िया में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर प्रधानमंत्री ने परेड का मुआयना किया। मोदी ने कहा कि भारत आज सरदार पटेल के सशक्त भारत के विजन को साकार कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने दुश्मन को दिखाया था कि ये सरदार पटेल का भारत है, जो छेड़ने वालों को छोड़ता नहीं, घर में घुसकर सबक सिखाता है। आज पाकिस्तान और आतंक के आकाओं को भी पता चला है कि भारत की असली ताकत क्या है। ऑपरेशन सिंदूर में पूरी दुनिया ने देखा है, आज अगर कोई भारत पर आंख उठाता है तो भारत
घर में घुसकर मारता है। हर बार भारत का जवाब पहले से बड़ा होता है, पहले से ज्यादा निर्णायक होता है। ये भारत के दुश्मनों के लिए एक संदेश भी है। ये लौह पुरुष सरदार पटेल का भारत है। ये अपनी सुरक्षा और सम्मान से कभी भी समझौता नहीं करता है। हमारी सेना के शौर्य और तीनों सेनाओं के कोऑर्डिनेशन का असर तो पाकिस्तान देख चुका है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्वदेशी हथियारों का टेस्ट भी हो चुका है। अब तो सिर्फ उन कमियों को दूर करना है जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना को पता चली, और सेना उसी की प्रैक्टिस कर रही है। ऑपरेशन त्रिशूल पाकिस्तान से लगी सीमा पर हो रहा है। ये पाकिस्तान को सीधा और साफ मैसेज है, अगर कोई गड़बड़ी की तो जंग के लिए तैयार है। आज सरदार पटेल की 150वीं जयंती है। इस मौके पर पूरे देश में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया। सबसे बड़ा कार्यक्रम गुजरात के केवड़िया के इलाके में हुआ, जहां पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे। केवड़िया में आज गणतंत्र दिवस की तर्ज पर राष्ट्रीय एकता परेड निकाली गई। मोदी ने परेड की सलामी ली। परेड में पैरामिलिट्री फोर्सेस की 16 टुकड़ियों ने हिस्सा लिया। वायुसेना के सूर्य किरण विमानों ने फ्लाई पास्ट किया। पहली बार बीएसएफ के डॉग शो में विदेशी नस्ल के कुत्तों के बजाय देसी नस्ल के डॉग्स ने अपने स्किल्स दिखाए। परेड में 10 राज्यों की झांकियां शामिल हुई और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए। इसके बाद प्रधानमंत्री ने कहा, सरदार पटेल ने देश को एकता के सूत्र में पिरोया, लेकिन उनके निधन के बाद कांग्रेस की सरकारों ने न तो सरदार पटेल को उचित सम्मान दिया और न ही देश की एकता और अखंडता पर ध्यान दिया। इसीलिए जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट समेत देश के तमाम हिस्सों में हालात बिगड़े। मोदी ने कहा कि सरदार पटेल सबको साथ लेकर चलते थे, अलग विचारधारा वालों का भी सम्मान करते थे, लेकिन कांग्रेस ने राजनीतिक छुआछूत का कल्चर शुरू किया। मोदी ने कहा कि जिन लोगों की सोच और विचारधारा कांग्रेस के एक परिवार से अलग थी, उनका अपमान किया गया। सरदार पटेल कांग्रेस की इसी सोच का शिकार बने। उनकी लेगेसी को खत्म करने की कोशिश हुई। मोदी ने कहा, उन्होंने सरदार पटेल को वही सम्मान दिया जिसके वो हकदार थे। उन्होंने सरदार पटेल की सोच के मुताबिक अलग विचारधारा वाले नेताओं को भी मान दिया। कर्पूरी ठाकुर, प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न दिया और मुलायम सिंह यादव जैसे विपक्ष के नेताओं को भी सम्मानित किया। लोकतंत्र में मतभेद स्वीकार्य है, मनभेद नहीं होना चाहिए। लेकिन विडंबना देखिए, आजादी के बाद जिन लोगों को देश ने दायित्व सौंपा, उन्हीं लोगों ने वी द पीपल की स्पिरिट की हत्या करने का प्रयास किया। उन्होंने अपनी सोच और विचारधारा से अलग हर व्यक्ति और संगठन का तिरस्कार किया, उसे डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की। देश में राजनैतिक छुआछूत को एक कल्चर बना दिया गया था। हम सभी को पता है, कांग्रेस सरकारों में सरदार पटेल और उनकी लेगेसी के साथ क्या क्या हुआ है। इस साल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आरएसएस के 100 वर्ष पूरे हुए हैं। संघ पर भी कैसे कैसे हमले किए गए, षड्यंत्र किए गए। एक पार्टी, एक परिवार के बाहर हर व्यक्ति और हर विचार को अछूत बनाने की भरसक कोशिश हुई। हमें गर्व है कि हमने देश को बांटने वाली इस राजनीतिक छुआछूत को खत्म किया है। हमने
सरदार पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई, राजनीतिक छुआछूत से ऊपर उठ करके पीएम म्यूजियम बनाया है। विरोधी विचार वाले मुलायम सिंह यादव जी जैसे नेता को भी हमने पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया। सोच यही थी कि राजनैतिक मतभेदों से ऊपर उठकर देश के लिए एकजुट होने की भावना मजबूत हो। मोदी की कड़वी बातें कांग्रेस को चुभ गईं, इसलिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने तुरंत जवाब दिया। खड़गे ने कहा कि मोदी लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मोदी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नेहरू और पटेल में झगड़ा था, जबकि सच है कि दोनों नेता एक दूसरे का बहुत सम्मान करते थे। खड़गे ने कहा कि सरदार पटेल आरएसएस के खिलाफ थे, आरएसएस को सांप्रदायिक संगठन मानते थे, इसलिए उन्होंने संघ पर बैन लगाया था। अगर मोदी सरदार पटेल के रास्ते पर चलना चाहते हैं, देश में एकता कायम रखना चाहते हैं, तो उन्हें भी आरएसएस पर बैन लगाना चाहिए। जो लोग गांधी जी की हत्या करने वाले आज हमको कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी वल्लभ भाई पटेल को याद नहीं करती। सरदार पटेल ने आरएसएस पर जो प्रतिबंध लगाया था वो भारत के धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक स्वरूप की रक्षा के लिए था। अब मेरा वैयक्तिक विचार है और मैं खुल के बोलूंगा, लगाना चाहिए, क्योंकि ये वल्लभ भाई पटेल जो चीजें हमारे सामने रखी है, अगर उसको मर्यादा प्रधानमंत्री देते हैं, शाह देते हैं, तो इसको होना चाहिए। क्योंकि आज देश में जो कुछ गड़बड़ियां हो रही है और देश में जो कुछ लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम भी क्रिएट हो रहा है, ये सब बीजेपी और आरएसएस की वजह से। आज का दिन सरदार पटेल को लेकर किसी विवाद को खड़ा करने का नहीं है। आज तो देश की एकता और अखंडता को कायम रखने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को नमन करने का दिन है। इसमें कोई शक नहीं कि नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए सरदार पटेल की दुनिया के सबसे ऊंची प्रतिमा बनाई, उसके निर्माण में आम जनता को इन्वॉल्व किया। मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद भी सरदार पटेल को हमेशा याद किया, उनके आदर्शों को माना और आज उनकी 150वीं जयंती पर पूरे देश में एकता का जो संदेश गया है, वो भी प्रधानमंत्री के प्रयास से ही संभव हो पाया। आज बेंगलुरु से इंटरेस्टिंग खबर आई। ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी ने पूरे शहर में गार्बेज डंपिंग फेस्टिवल शुरू किया है। इस अभियान के दौरान अथॉरिटी के कर्मचारी उन लोगों को पकड़ते हैं जो सड़क पर कचरा फेंकते हैं। ऐसे लोगों का वीडियो बनाते हैं, घर तक उनका पीछा करते हैं और फिर घर के बाहर कचरे से भरा टेम्पो पहुंच जाता है। पहले सड़क पर कूड़ा फेंकने वाले से 2000 रुपये का फाइन भरने को कहा जाता है। जो फाइन नहीं भरता उसके घर के बाहर कूड़े से भरे टेम्पो को खाली कर दिया जाता है। आज इस ड्राइव का दूसरा दिन है। 24 घंटे में 250 से ज़्यादा लोग सड़क पर कूड़ा फेंकते हुए पकड़े गए और इनसे 2,80,000 रुपये जुर्माना वसूल किया गया। बेंगलुरु सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट लिमिटेड के सीईओ करीगौड़ा ने कहा कि गार्बेज कलेक्ट करने के लिए अथॉरिटी की तरफ से गाड़ी आती है। लोगों को गीला और सूखा कूड़ा अलग करके इस गाड़ी में डालना होता है, लेकिन कुछ लोग नगर निगम की गाड़ी में डालने के बजाय कचरे को सड़कों, फुटपाथों और खाली जगहों पर फेंकते हैं। इससे शहर भी गंदा होता है और लोगों को परेशानी भी होती है। इसीलिए कूड़ा फैलाने वालों को सबक सिखाने के लिए ये मुहिम शुरू की गई है। करीगौड़ा ने कहा, इस ड्राइव का मकसद लोगों को परेशान करना नहीं है, बल्कि शहर की सफाई के प्रति लोगों को जागरूक करना है। Yesterday we dumped garbage in
250 houses and collected penalty. कल हमने 250 घरों के बाहर कचरा डंप किया है और 2,80,000 रुपए की पेनाल्टी वसूल की है। हमारी गाड़ी सभी घरों में रोज सुबह कचरा लेने के लिए जाती है। इसके बावजूद लोग सड़कों पर कचरा फेंक रहे हैं। जागरूकता के लिए हम उनका कचरा उन्हें लौटाकर उनके घर के सामने पहुंचा रहे हैं। लोगों को समझाने के लिए हमने कई कर्मचारी लगाए हैं जो लोग सड़क पर कचरा फेंकते हैं। हम उनके वीडियो बनाते हैं। हमारे पास उन सभी लोगों के वीडियो हैं जिन्होंने कूड़ा सड़क पर फेंका है। हमने सीसीटीवी कैमरा लगाया है और जनता भी हमें इससे जुड़े वीडियो भेजती है। सबूतों के आधार पर हम कार्रवाई करते हैं। हमें जनता का समर्थन मिल रहा है। मैं लोगों से अपील करता हूं कि सड़क पर कचरा ना फेंकें और शहर को साफ बनाए रखने में हमारी मदद करें। ये सही है कि कुछ लोग सड़क पर कचरा फेंकते हैं, पकड़े जाने पर मुकर जाते हैं, लेकिन बेंगलुरु के ज़्यादातर लोग डिसिप्लिन्ड हैं, सभ्य नागरिक हैं, अपने शहर से प्यार करते हैं, उसे साफ रखना चाहते हैं। इसलिए उन लोगों को जागरूक करने के लिए उनके घर के बाहर कूड़ा फेंकना सुनने में मज़ेदार लग सकता है, पर यह सिविलाइज तरीका नहीं है। बेंगलुरु की अथॉरिटीज़ को इंदौर से सीखना चाहिए, जिसने बिना जोर ज़बरदस्ती के, बिना किसी ड्रामे के लोगों को अपने शहर को साफ रखना सिखाया। और चूंकि लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, इसीलिए इंदौर को हमेशा सबसे स्वच्छ शहर होने का अवार्ड मिलता है। आज की अच्छी खबर आपको बता दूं, कल आधी रात को भारत की महिला क्रिकेट टीम ने इतिहास रच दिया। ऑस्ट्रेलिया को हराकर विमेंस वर्ल्ड कप में फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ साथ क्रिकेट के इतिहास में वनडे मैच का सबसे बड़ा रन चेस किया। ऑस्ट्रेलिया की टीम 4 वर्ल्ड कप जीत चुकी है, पिछले 15 मैच लगातार जीती है। टीम इंडिया के सामने जीत के लिए ऑस्ट्रेलिया ने 339 रन का बड़ा लक्ष्य रखा, लेकिन कप्तान हरमनप्रीत की टीम ने पहाड़ जैसे लक्ष्य को 48.3 ओवर में हासिल कर लिया। इस मैच में पूरी टीम अच्छा खेली, लेकिन इस ऐतिहासिक जीत की हीरो बनी जेमिमा रोड्रिग्स। टीम इंडिया के 2 विकेट जल्दी गिर गए, लेकिन जेमिमा आखिरी वक्त तक क्रीज पर जमी रहीं, शानदार शॉट्स लगाए, 127 रन की शानदार पारी खेली। हरमनप्रीत कौर ने जेमिमा का बहुत अच्छा साथ दिया। हरमनप्रीत ने 89 रन की पारी खेली और भारत को वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा दिया। मैच के बाद जेमिमा काफ़ी इमोशनल थी, उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उन्होंने कहा कि उनके लिए निजी उपलब्धि मायने नहीं रखती, उनका लक्ष्य टीम की जीत था। अब संडे को फाइनल में टीम का मुकाबला साउथ अफ्रीका से होगा। मैच का नतीजा कुछ भी हो, लेकिन इतना तय है कि इस बार महिला क्रिकेट को एक नया वर्ल्ड चैंपियन मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया के साथ सेमीफाइनल की असली हीरो जेमिमा रोड्रिग्स थी। मैच के आखिरी ओवर्स में उन्हें जबरदस्त थकान थी, खड़े रहना मुश्किल था, पर वो मैदान में डटी रही। टीम इंडिया को जिताकर दम लिया। जेमिमा ने कहा, जब हिम्मत टूट रही थी तो बाइबल की एक लाइन ने उन्हें ताकत दी। जेमिमा के इस जज्बे को सलाम करना चाहिए। मैच के बाद बात करते समय जेमिमा की आंखों में आंसू थे। उन्हें यह सोचकर रोना आ रहा था कि पिछले कई दिन से उन्हें कितनी एंग्जाइटी थी। सोशल मीडिया पर उन्हें किस कदर ट्रोल किया गया था, लेकिन खेल के मैदान में मेंटल टफनेस, किलर इंस्टिंक्ट और टीम मेंबर्स का सपोर्ट काम आया। किसी भी प्लेयर के लिए यह सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है। सोशल मीडिया पर कौन क्या कहता है, इसकी ज्यादा परवाह नहीं करनी चाहिए। आखिर में एक नजर कल की बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रायपुर में छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव में हिस्सा लेंगे। नए विधानसभा भवन का उद्घाटन करेंगे। बिहार में कल अमित शाह की 3 रैलियां होंगी। जेपी नड्डा भी कैंपेन करेंगे। प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव कल पहली बार बिहार के इलेक्शन कैंपेन में उतरेंगे। पॉल्यूशन पर काबू के लिए दिल्ली में कल से BS3 वाहनों का प्रवेश बंद हो